नमस्कार साथियों, आपके लिए प्रस्तुत है कुछ महत्वपूर्ण समाचार जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है और ये समाचार आपकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जापान में भूकंप आया है। 7.1 इसको मापा गया है रिक्टर पैमाने पर। 13 लोगों की मौत हुई है। असम बाढ़ से ग्रस्त है। 72 मौतें हुई है वहाँ पर और लाखों लोग प्रभावित हैं। और ये समाचार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समय की आहट को सुने। बिहार में मानसून जो है वो अब तेज़ी से पाँव पसार रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में भी बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा समाचार ये है कि बिहार के बेगूसराय में ज़मीन पर कब्जे के लिए एक पक्ष ने 100 राउंड गोलियां चलाई है। 4 लोगों को गोली लगी भी है और ये एक समाचार है जो कि आपको अन्य समाचार माध्यमों में भी मिल जाते हैं सरलता से, पर वहीं बस बता दिया जाता है। इतनी गोलियां चली, इतने लोग मरे और ये क्यों हो रहा है? बार बार क्यों? हर 2-4 दिन में या दिन में 4 बार कहीं बिहार की स्थिति देख लें तो इस तरह के समाचार आते हैं। आखिर ज़मीन माफिया हैं क्यों? और इतनी गोलियां चलवा देते हैं बिना किसी डर के, या आखिर संभव कैसे होता है? तो आप इसको समझ लें कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी ज़मीन माफिया का एक वर्ग पनप गया है। दरअसल जो नेता होते हैं वो शॉर्टकट खोजते हैं राजनीति में बने रहने का, सत्ता प्राप्त करने का, और ये शॉर्टकट जो है यही बाहुबली लोग होते हैं, धनबली लोग होते हैं, जिनके सहारे सत्ता की सीढ़ी हमारे नेता चढ़ना चाहते हैं। सच में जनता के लिए कार्य करने से बहुत आसान होता है कि 2-4 गुंडे मवाली को, 2-4 पूंजीपतियों को प्रसन्न करके सांसद विधायक बन लिया जाए। तो उसी के तहत ऐसे ज़मीन माफिया पोषित होते हैं, इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है और नेताओं के संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में इनका ये गुंडागर्दी का उद्योग फलता फूलता है और ये लोग इलाके के बेरोजगार लोगों को लठैत बनने का रोजगार देते हैं और इन लठैतों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भविष्य नहीं होता है। गोली मारना और गोली खा के मर जाना, यही इनकी नियति होती है। पुलिस वारंट निकालती है, घर की कुर्की जब्ती होती है, फरार इधर उधर भटकते फिरते हैं। और जो ज़मीन माफिया होते हैं वो अपने ऐसे लठैत कर्मचारियों की कोई चिंता करते नहीं है। एक जाता है, दूसरे आ जाते हैं। 6 महीने आपको काम करवाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा होगा, आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे और किसी दूसरे को इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। तो आप ऐसे ज़मीन माफियाओं का लठैत ना बने, ये ज़रूरी है। और समझें कि ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है वो क्यों खेला जा रहा है। आखिर ये जो ज़मीन माफिया इस तरह की गोलीबारी दिख रही है, इसका आखिर वास्तविक जिम्मेदार कौन है? और उन मूल कारणों को खोजकर उसका समाधान करें ताकि इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं बिहार में बंद हो। इसके बाद एक और समाचार है बिहार से। 32,388 पदों पर सरकारी शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसे हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई स्टार्टअप कंपनी खोली हो और उसमें 32,000 नई नौकरियां पैदा हो गई हो। ये तो रूटीन वर्क है। स्कूल खुले हुए हैं पहले से, कुछ खुले होंगे एक आध, उसमें पुराने शिक्षक जो थे वो रिटायर किए तो उनकी जगह नए शिक्षक आ रहे हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको ऐसे बताना कि जैसे हम नौकरी दे रहे हैं, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई नया शिक्षण संस्थान खोल दिया हो जिसमें 32,000 नौकरियां पैदा हुई हो। तो एक तरह से मूर्ख बनाने का ये जो उद्यम है वो कर रहे हैं। और ये जो नौकरियां दे रहे हैं, अब समाज में तो सरकारी नौकरी के प्रति जो पागलपन भरा गया है, बच्चों को गुमराह करके बच्चे उसका शिकार होते हैं। ये जो नौकरियां होती है इसमें आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, आपसे आपकी जबान छीन ली जाती है। कुछ गलत होगा आप बोल नहीं सकते हैं, आप सत्ता का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। यदि करेंगे तो आपको तरह तरह के माध्यमों से, तरह तरह के तरीकों से प्रताड़ित किया जाएगा और ट्रांसफ़र का हमेशा डर बना रहता है। कुछ भी आपसे नाराज़गी हो सरकार को, तुरंत आपका ट्रांसफ़र करवा देगी और ट्रांसफ़र से बचने के लिए आपको बिल्कुल उनकी
चरण वंदना करते रहनी पड़ेगी। और ये नौकरियां आपको बांधती है। आपका समय आपका नहीं रहता। आपका स्थान क्या होगा, किस स्थान पर रहेंगे, ये आप तय नहीं करते हैं, कोई और तय करता है। आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे ये आप तय नहीं करते हैं, कोई और तय करता है, और वो आपको समेट देता है। आपकी मेहनत के साथ उचित न्याय सरकारी व्यवस्था कर ही नहीं सकती है। सरकारी सेटअप ही ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षक जितनी मेहनत करते हैं उनको उतना रिटर्न मिल सके। एक सुरक्षा बस मिल जाती है कि हाँ, आपका घर चलता रहेगा, लेकिन उसके बदले आपको अपना पूरा जीवन गुलामी करते हुए बिताना पड़ता है। आप, ऐसा नहीं है कि बहुत लाचार हैं, आप संघर्ष करेंगे तो आप अपने लिए रोटी कमा सकते हैं। उसके लिए गुलाम बनना, ये तो एक तरह से पराजय स्वीकार करना है। अपने आप को ये कह देना है कि हम अ, अपने मेहनत की कमाई खा के अपना पेट भरने में सक्षम नहीं है, इसीलिए चलो गुलाम बन जाते हैं किसी के। वो नौकरी जो आपसे विरोध करने का अधिकार छीन ले। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सरकार कुछ गलत कर रही है, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं। ये बड़ा विचित्र सा नियम है। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, कोई व्यक्ति ज़्यादा मजबूत नहीं हो इसीलिए उसको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हमेशा उसको उसके स्थान से हटा दो, उजाड़ दो। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि आप सब खोजें कि क्या कोई आजीविका का ऐसा माध्यम है जिसमें आपको किसी एक स्थान पर बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। कार्य के घंटे क्या होंगे वो आप निर्धारित कर सकते हैं। आप यदि चाहें 10 दिन की छुट्टी लेना तो आप बिना किसी से अनुमति लिए वो ले सकते हैं। तो आजीविका के ऐसे स्रोत भी अस्तित्व में आ चुके हैं और आईटी सेक्टर में भरपूर पड़े हुए हैं। आप हजारों ऐसी नौकरियां, हजारों ऐसा कैरियर खोज सकते हैं जिसमें आपको समय की या स्थान की जो बंदिशें हैं उससे आज़ादी मिल जाएगी, और उन क्षेत्रों की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा झारखंड से भी एक समाचार आ रहा है कि वहाँ पर जो अल्बर्ट एक्का चौक है उसमें पूरे प्रदेश से झारखंड के युवक, युवतियाँ और छात्र जमा हो रहे हैं, और वो सभी जेपीएससी, जेएसएससी में जो धांधली हो रही है, लंबे समय से जो घोटालेबाजी चल रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार मानते हुए उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है और इस्तीफा देना ही चाहिए उन्हें। पर आपको ये समझना चाहिए कि सरकार ने तो आपसे आपका भविष्य छीना ही है, लेकिन नींबू निचोड़ने की तरह जो विपक्षी नेता है वो आपको निचोड़ने में लगे हुए हैं। अभी जो आप संघर्ष कर रहे हैं ना, वो आपके लिए नहीं है, वो कुछ विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को सत्ता में पहुंचाने के लिए है, और आपका बड़ी सफाई से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई और आपको माध्यम बनाकर सत्ता कब्जाना चाह रहा है, और वो सत्ता में आने के बाद वही करेगा जो उससे पहले वाले लोग कर रहे थे। सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे महत्वपूर्ण सार्थक संघर्ष जो आपका है वो आपका अपनी कमजोरियों के खिलाफ होता है। आपको आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि आप में क्या क्या कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों पर काम करना चाहिए। और जब आप अपनी कमजोरियों से लड़ाई जीत जाते हैं तो संसार में कोई दूसरा दुश्मन आपको हराने लायक बचता ही नहीं है। आप कभी भी पराजित होते हैं, कभी भी आपसे आपकी मेहनत की कमाई छीनी जाती है, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको मिलना चाहिए था छीन लिया जाता है, तो वो इसलिए नहीं छीना जाता है क्योंकि कोई चोर है, वो इसलिए छीना जाता है क्योंकि आप कमजोर हैं। आप यदि शक्तिशाली होंगे तो आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा, और आपको अपना ध्यान शक्तिशाली बनने की ओर केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के आंदोलनों से छात्रों का, युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। इससे केवल और केवल उन मौकापरस्त नेताओं का भला होगा जो सत्ता हथियाने के लिए बिल्कुल व्याकुल होकर बैठे हैं। इसके अलावा अगले दिन हम लोग कुछ अन्य समाचारों पर बात करेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ ऐसे भी समाचार खोजूं जो कि परंपरागत मीडिया चैनलों में नहीं आते हैं, ताकि आपके व्यक्तित्व का विकास हो। समाचार तो भरे रहते हैं ऐसे समाचार से जो कि जनता को समझ में ही नहीं आते हैं कि उनके जीवन से कहाँ जुड़ते हैं। न सिर्फ समाचार को बताना ज़रूरी है बल्कि ये भी बताना ज़रूरी है उसके साथ साथ कि वो समाचार किस तरह से आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ताकि
आपका उतना समय व्यर्थ ना हो, जो समय आप किसी समाचार को सुनने में देते हैं। धन्यवाद।